हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई क्लास 10th में जो इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ये मान के चलिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बोर्ड के पर्पज़ से ये सारे जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, स्कोरिंग के चैप्टर्स हैं। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम में इसको अच्छे से पढ़ के जो है वहाँ पर लिख दिया तो आपको जो है मार्क्स फुल मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स का ये एक एडवांटेज है कि आप इसको अगर पूरा लिख देंगे तो आपको अच्छे से पूरा फुल मार्क्स तक मिल जाएगा, यहाँ इतने चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको मेनली जो है यही सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स की। सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, आपको ये जानना है। देन व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, बहुत सारे इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, अभी हम लोग देखेंगे। इनकम एंड अदर गोल्स देखेंगे इसमें। नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। एवरेज इनकम, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है और जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहे हैं आप उसे पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, या फिर उसको आप स्क्रीनशॉट लेके उसके नोट्स भी बना सकते हैं जो आपको सही लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। वैसे तो अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसकी जो है मीनिंग आप एक पर्टिकुलर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट यानी हिंदी में आप इसको विकास कहते हैं। तो डेवलपमेंट हर एक पर्सन के लिए अपने लिए अलग अलग होता है। जैसे आपके लिए कहें कि कोई एक, मान लीजिए कि गरीब इंसान है और कि कोई एक अमीर इंसान है, तो गरीब इंसान के लिए डेवलपमेंट होगा कि वो उस अमीर इंसान के जैसा हो जाए। और इसी की अदर अगर एग्जांपल लें, जैसे कोई एक अगर मान लीजिए वीक स्टूडेंट है और कोई एक मान लीजिए बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो वीक स्टूडेंट चाहेगा कि हम भी उस टैलेंटेड स्टूडेंट के जैसे बन जाए। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो वीक स्टूडेंट का क्या होगा, वो उसके जैसे टैलेंटेड बनना। तो डेवलपमेंट की हमेशा अपनी अलग अलग मीनिंग्स होंगी, बट सिंपल वे में अगर ये कहें तो इसका मतलब आप यही कह सकते हैं कि इट इज़ अ वर्ड दैट मीन्स इन विच समथिंग ग्रोज, बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस। यही मतलब हो सकता है डेवलपमेंट का कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा मैच्योर हो जाए या फिर एडवांस हो जाए, तो कह सकते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, या फिर आप एक और भी जो मीनिंग इसकी निकाल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ इनकम प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जो लाइफ की क्वालिटी है वो तो साथ में बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैसे से ही काम नहीं चलेगा, साथ में उनके पास प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए और अच्छी फैमिली, हर चीज़ जो है इसको मिला करके आप डेवलपमेंट कहेंगे। तो इसीलिए इनकम प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तब एक अच्छा कहेंगे कि ये डेवलपमेंट वाला इंसान है। सो डेवलपमेंट हैज़ मेनी एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट की वैसे बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। इस चैप्टर में हम जो है डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन का डेवलपमेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी इंसान का डेवलपमेंट ही ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। सब लोग अपने अपने पर्पस से सोच भी सकते हैं कि सबकी अपनी डेवलपमेंट किस हिसाब से होगी। तो डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट ही कुड लीव अ हैप्पी लाइफ एंड फुलफिल ऑल द मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, यानी कि एक ह्यूमन के हिसाब से डेवलपमेंट ऐसा होगा जो कि उसको क्या करे, हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करे। ठीक है, खुशहाल वाला जीवन हो उसका, और साथ ही क्या हो कि उस पर्सन का, ठीक है, इंडिविजुअली अगर देखेंगे, क्योंकि ह्यूमंस की बात करें तो पर्टिकुलर एक ह्यूमंस का अपना अपना डेवलपमेंट होगा, तो उसका खुद का एक हैप्पी लाइफ हो और उसकी जितने भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, यानी कि जो भी चीज़ें उसको चाहिए, जैसे कि घर चाहिए, ठीक है, कार चाहिए या पैसे चाहिए, जो भी डिज़ायर्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। तभी हम कहेंगे क्या हुआ है वहाँ पे, उस ह्यूमन का पर्टिकुलर में क्या हुआ है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है,
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट की सबकी अपनी अपनी मीनिंग हो सकती है। आप किसी नेशन के लिए कहेंगे कि कोई एक देश कैसे डेवलप कर रहा है तो उसका अपना डेवलपमेंट होगा। कोई एक ह्यूमन पर्टिकुलर कैसे डेवलप कर रहा है तो उसका अपना डेवलपमेंट होगा। कोई एक स्कूल जो है वो कितना डेवलप कर रहा है, कितना, वो उसका अपना रीज़न होगा। ठीक है, तो हर एक फील्ड का अपना अपना डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम सभी ह्यूमंस हैं तो मैं सबसे पहले ह्यूमंस की डेवलपमेंट की बात करूँगी। ठीक है, तो अब हम समझेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, या फिर आप कह सकते हैं इसको गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो मेनली देखा जाए तो 3 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, जैसे कि डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, जैसे जो जो पर्सन है सबके अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स होंगे। मैं इसका एग्जांपल आपको पहले भी दे चुकी हूँ, अभी भी दे सकती हूँ। कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपको जो टैलेंटेड और वीक स्टूडेंट की बात है वो तो एग्जांपल था ही। या फिर आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक, मान लीजिए सपोज़ कोई एक रिक्शा चलाने वाला इंसान है, ठीक है, और उसको क्या है कि जब वो किसी क्या 4 व्हीलर चलाने वाले इंसान को देखता होगा तो वो ये सोचता होगा कि काश मैं भी उसी के जैसे 4 व्हीलर चलाता, है ना। तो इस टाइम उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो लास्ट में डेवलप करके 4 व्हीलर उसके पास आ जाए और वो उसको चलाने लगे, तो इसके लिए वो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट अपना अपना एक अलग गोल होता है। सबके डेवलपमेंट की अपनी अपनी एक गोल होती है, ठीक है, अपने अपने क्लास में कुछ उनका पर्पस होता है। और ये भी हो सकता है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, और इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। ये भी हो सकता है कि एक चीज़ जो किसी के लिए डेवलपमेंट का काम कर रही है वो दूसरे के लिए हो सकता है कि वो डेवलपमेंट ना हो करके बल्कि उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल कहें तो मान लीजिए कि फुटपाथ को तोड़ करके अगर जो सड़क है उसकी चौड़ाई को बढ़ानी है, ठीक है, तो क्या होगा कि सड़क तो चौड़ा हो जाएगा, उस पे चलने वाले लोगों को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको तो सुविधा हो जाएगी। बट आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या है, फुटपाथ में भी बहुत से गरीब हैं जो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी झोपड़ियाँ या फिर झुग्गियाँ बना के रहते हैं, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए डेवलपमेंट किसी के लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकती है और किसी के लिए वो क्या हो सकती है, वहाँ पर वो हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है। और इसके लास्ट एक प्रिंसिपल हो सकते हैं कि पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स रैदर दैन वन, ठीक है। यानी कि जो लोग हैं वो अपने गोल्स को जो है सिर्फ एक चीज़ से नहीं बल्कि कई चीज़ों से जो है उसको क्या करते हैं, मिक्स करके आंकते हैं या मिक्स करके जो है वो अचीव करते हैं एक के कंपैरिजन में। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप सोचेंगे कि वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी हो, प्लस वहाँ पर स्विमिंग भी होता हो, हॉर्स राइडिंग भी होती हो, वहाँ पर लाइब्रेरी भी हो, वहाँ के टीचर्स भी अच्छे हो, वहाँ पर ग्राउंड भी अच्छा हो। हर चीज़ को आप देखेंगे, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही होनी चाहिए बल्कि और भी सारे पॉइंट्स को आप देखेंगे, तो एक मिक्स ऑफ गोल्स होंगे। तो ये सारे क्या है आपके, ये प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के। तो वन बाय वन हम इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जैसे लेट अस ट्राई टू इमेज व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल। तो चलिए यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकती है, ठीक है। ये आपकी बुक का ही है, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो जिसमें आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये टेबल दिया है जिसमें ये बताया गया है कि कैटेगरी ऑफ पर्सन, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं और उनके लिए अपनी अपनी डेवलपमेंट की कुछ गोल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स या एस्पिरेशंस, ठीक है। तो कैसे कैसे कैटेगरीज के लोग हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं, ठीक है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, गरीब लोग हैं, वो क्या सोचेंगे, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, उनके लिए होगा कि मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक उनको काम मिले और उनको जो है अच्छे पैसे मिले, बेटर वेजेस मिले,
लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन, और वहाँ का जो लोकल स्कूल है वो बच्चों को अच्छी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करे. That is, there is no social discrimination, and they too can become लीडर्स इन द विलेज. ठीक है, तो उनके हिसाब से जो लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं, ठीक है, जो लैंडलेस है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए तो डेवलपमेंट यही हुआ ना कि उनको अच्छा जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक काम मिलेगा, तो उतने ही उनको ज़्यादा दिनों तक पैसे भी मिलेंगे, और जो पैसे मिल रहे हैं वो थोड़ा अच्छे मिलने चाहिए जितने उन्होंने मेहनत किए हैं. उनके बच्चों को प्रॉपर स्कूल अच्छा मिले जहाँ पर वो आसपास ही रहे, ज़्यादा दूर ना रहे, तो उनके लिए डेवलपमेंट तो यही होगा. ठीक, दूसरा हिसाब से देखें यहाँ पे प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. यहाँ पर पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू शटल देयर चिल्ड्रन बोर्ड. ठीक है, तो जो इनके हिसाब से जो है, इस कैटेगरी के लोगों के हिसाब से जो मतलब डेवलपमेंट है उसका मतलब यही है कि उनकी जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो क्या है, मार्केट में हाई प्राइजेज में बेचे जाएं. ठीक है, ताकि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में जो है एडमिशन मिल सके. जैसे मान लीजिए किसी को अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो उसको वहाँ पर एडमिशन मिल सके. तो इसीलिए इनके हिसाब से डेवलपमेंट तो यही हुआ कि उनके जो फसल है, जो क्रॉप्स है, वो अच्छे रेट में बिके. ठीक है, हायर उनको प्राइसेस मिले, और उस पैसे से वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाने के लिए भेज सके. तो इनके लिए डेवलपमेंट का मीन्स ये हो गया. ऐसे यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स हैं. किसी फार्मर के लिए, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, तो ऐसा किसान जो कि सिर्फ केवल बारिश के पानी पर डिपेंड कर रहा है कि जितना बारिश होगा उसी हिसाब से उसकी क्रॉप ग्रो करेगी, तो उसके लिए डेवलपमेंट है कि बारिश जितना अच्छा हो जाए. ठीक है, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओवनिंग फैमिली, जो एक रूरल वुमेन है उसके लिए जो है डेवलपमेंट की अलग मीनिंग होगी. अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो कि ग्रामीण है, बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए डेवलपमेंट का मीन्स क्या होगा, उनको रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले. ठीक है, और अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, और अगर जो है कोई एक लड़का जो कि रिच अर्बन फैमिली से है, उसके लिए डेवलपमेंट की अलग मीनिंग होगी. ठीक है, वो चाहेगा कि वो शहर के बच्चों के जैसे बने, है ना. गर्ल्स फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो जो एक रिच अर्बन फैमिली की गर्ल्स है उसके लिए डेवलपमेंट की अलग मीनिंग होगी. जैसे शी गेट्स as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. ठीक है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि वो अपने भाई के जैसे बनना चाहेगी और उसी के जैसे क्या करना चाहेगी, जैसे लाइफ में कुछ बनना चाहेगी. ठीक है, तो ये सारे डिज़ायर्स हो सकते हैं. ऐसे ही एंड एडिसवी फ्रॉम नर्मदा वैली. ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं. ये सारे पॉइंट्स आपको ये चीज़ क्लियर कर रहे होंगे कि डेवलपमेंट की सिर्फ एक मीनिंग नहीं है, बल्कि डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं और होते भी हैं. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, और इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर. ठीक है, यानी कि एक के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट होगी हो सकता है कि वो दूसरे के लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव हो सकती है. जैसे यहाँ पर जो है हैविंग फिल टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट. जैसे कि टेबल 1.1 को अगर आपने अभी फिल किया है और भी मतलब किए होंगे, तो इसको एग्जामिन करके देखिए. डू ऑल दीज पर्सन्स हैव द सेम नेशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. क्या सभी के जो है सेम नोशन और डेवलपमेंट प्रोग्रेस है? तो ऐसा नहीं है, मोस्टली लाइकली नॉट. ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्या है, डिफरेंट थिंग्स है. ठीक है, सभी डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को चाहते हैं. which they seek things that are most important for them, that is that which can fulfill their aspirations or desire. ठीक है, they seek things, वो क्या चाहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, उसके लिए उनके लिए मेनली इम्पॉर्टेंट वही होगा कि वो अपने एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके. ठीक है, इन फैक्ट at times two person or groups of persons may seek things
विच आर कन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। तो इनफैक्ट ये हो सकता है कि जो दो लोग हैं, इन दोनों के लिए अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट की, तो उनके लिए जो है अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, यानी दोनों के लिए अलग अलग एक विरोधाभास होगा, ठीक है। जैसे एक के लिए डेवलपमेंट होगा तो एक के लिए नहीं होगा। जैसे अगर कहिए सपोज अ गर्ल्स एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, ठीक है। एक लड़की जो कि अपने भाई के जैसे ही क्या चाहती है, फ्रीडम और एक अपॉर्चुनिटी चाहती है, ठीक है। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और ये भी चाहती है कि उसका जो भाई है वो हमेशा उसके घर के कामों में भी हाथ बटाए, ठीक है, जैसे कि वो करती है। देन हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, ये भी हो सकता है कि उसके भाई को ये चीज़ पसंद नहीं हो, लेकिन उस लड़की को तो पसंद है ना कि उसके भाई जो है उसका हेल्प करे, घर के कामों में उसकी तरह हाथ बटाए, ठीक है। दोनों के लिए कन्फ्लिक्ट हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स, ठीक है। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको जितना डैम्स मिलेंगे जितने ज़्यादा, उतना ज़्यादा उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। बट दिस मे बी सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लीव्स ऑफ पीपुल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन ये जो है जो यहाँ पर जो डैम बन रहा है, यानी कि जो बांध बनाया जा रहा है, ये उन लोगों के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, जो कि इस डैम के पानी से, मतलब वहाँ के पानी से क्या कर रहे होंगे, अपने खेतों को सींच रहे होंगे, अपना खुद का यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे एज अ ट्राइबल्स कह सकते हैं, जो आदिवासी लोग हैं जो गाँव में रह रहे हैं, उनको जहाँ से पानी मिल रहा है, अगर उस पानी को बांध यानी डैम बनाकर रोक दिया जाए तो उनके गाँव तक पानी ही नहीं पहुँचेगा, तो उनके लिए क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग हैं जो कि बिजली बना रहे हैं डैम को रोक के, को बना के, उनके लिए तो वो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उनका तो बन रहा है, बट जो इस पानी से डिपेंडेड है, जो ट्राइबल्स लोग हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए उनके लिए तो डेवलपमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, लेकिन जिनके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है बल्कि उनको पानी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके लिए ये क्या हो गया, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। They might resent this and may prefer small check dams or tanks or irrigate their land. तो उनके लिए क्या होगा, जो मतलब कि आदिवासी ट्राइबल्स लोग हैं, उनके लिए होगा कि जो छोटा मोटा डैम बन जाए तो ठीक है, ज़्यादा बड़ा उनके लिए ज़रूरत नहीं है। सो थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। यहाँ पर इस चीज़ों को आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण रूप से कि क्लियर दिख रही हैं क्या। वन डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं। एंड टू, और दूसरा ये हो सकता है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, और एक पर्सन की डेवलपमेंट के अलग अलग गोल्स, यानी कि डिफरेंट पीपल्स के अलग अलग गोल्स होंगे, ठीक है। एक के लिए डेवलपमेंट कुछ और तो दूसरे के लिए कुछ और होगा। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये आपकी बुक का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो नर्मदा वैली है वहाँ पर अगर डैम बनाया जाएगा तो ये सारे जो लोग हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये उसी का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरह का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं कि मत कीजिए, ठीक है, वहाँ के जो ट्राइबल्स या फिर वहाँ के जो रूरल्स लोग हैं वो सब। देन यहाँ पर एक चीज़ और है कि इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, जो टेबल जस्ट अभी आपने फिल की है उस पर अगर आप फिर से नोटिस करें, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिज़ायर एंड रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दे दैट दे प्रोड्यूस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे वॉन्ट मोर इनकम। यहाँ पर क्या है कि जो मतलब कि लोग हैं वो अपने मतलब वेजेस को, मतलब बेटर पैसा तो चाहेंगे ही, जो रेगुलर वर्क भी चाहते हैं, बेटर वेजेस भी चाहते हैं, ठीक है, उनके क्रॉप्स को बेटर प्राइस भी मिले, ये सारी चीज़ों को चाहते हैं। और दूसरे टाइप में वो क्या है, मोर इनकम भी चाहते हैं, ठीक है। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपुल ऑल्सो सीक things like equal treatment,
फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स। यानी कि एक लोग जो मान लीजिए जिसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ इनकम ही उसको नहीं चाहिए, बल्कि उसको भी ये चाहिए सभी के जैसे, जैसे सबको बराबर जैसे ट्रीट किया जा रहा है उसको भी वैसा ट्रीट किया जाए, उसको भी उतनी ही फ्रीडम मिले, उतनी ही सिक्योरिटी मिले, उतना ही उसको रिस्पेक्ट मिले। हर एक पर्सन का ये डिज़ायर होगा, ठीक है। सिर्फ पैसा ही नहीं कि इनकम मिल गया और बाकी जो है उसको मतलब आप मिसबिहेव करें, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन हो उसको पैसा तो देना ही है, साथ में उसके साथ मिसबिहेव भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ह्यूमन राइट्स है और ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक को जो सिर्फ केवल आपके यहाँ मान लीजिए कि कोई जो वर्कर्स आते होंगे तो सिर्फ आप उनको बस पैसे दे दें और बाकी उनसे किसी चीज़ का हमें मतलब ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट और हर चीज़ इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ठीक है। तो ये सारे जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट गोल्स है, ठीक है। सिर्फ केवल उसकी इनकम को ही बढ़ा देना ही नहीं, बल्कि उसके साथ जो है ये इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी जो है इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं उस पर्सन के लिए, कि सिर्फ आप पैसा दे दे नहीं, बल्कि उसको हर चीज़ चाहिए, ये उसके लिए गोल होगा। इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम। बल्कि कभी कभी केसेस में तो ऐसा हो जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो पैसे से भी बढ़कर हो जाती हैं। आपने देखा होगा और ऐसा होता भी है कि किसी भी पर्सन के लिए जो है पैसे से ज़्यादा उसकी इज्जत है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए जो होगा इनकम से बढ़कर होगा क्या, इक्वालिटी, सिक्योरिटी और फ्रीडम वगैरह सभी उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल्स गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, ठीक है। यानी कि सिर्फ पैसे से या मटेरियल्स ही नहीं इम्पॉर्टेंट है लाइफ को जीने के लिए, बल्कि ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स एक ह्यूमन के लिए जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो थर्ड है आपका प्रिंसिपल फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट जो है वो एक पर्सन के लिए अलग अलग गोल्स भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स होते हैं। सेकंड पॉइंट में आपने देखा कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट होगा वो दूसरे के लिए हो सकता है कि डेवलपमेंट ना हो। एंड ये थर्ड पॉइंट आपसे कहता है कि एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। यानी एक ही इंसान को क्या क्या चाहिए, कुछ अलग अलग चीज़ें भी चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, ये हर चीज़ उसको क्या चाहिए, उसके एक गोल्स के या फिर डेवलपमेंट का एक गोल ही है उसका, ठीक है। कि सिर्फ पर्सन तो एक है लेकिन डेवलपमेंट का गोल उसका क्या है, ढेर सारा है। तो मिक्स ऑफ गोल। देन यहाँ पढ़ते हैं कंसाइडर अनदर एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। इफ़ यू गेट अ जॉब in a far off place before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere or opportunity to learn. तो अगर आपको कहा जाए कि एक आपको जॉब मिल रही है कहीं दूर जगह पर, ठीक है, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हर एक पर्सन उसमें क्या देखेगा कि वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके ही वो उस जॉब को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। जैसे वहाँ पर देखेगा कि उसकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसके वर्किंग के लिए एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी चीज़ को सीखने के लिए, कि क्या दिन रात सिर्फ काम ही करवा रहे हैं या किसी चीज़ को सिखवा भी। तो ये चीज़ जो है वो पॉइंट्स वो ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो कोई भी इंसान वो देखेगा। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई एक जॉब है, पहले पॉइंट में तो आपको ये हो सकता है कि बहुत दूर जाकर आपको कहीं जॉब करनी हो, लेकिन आपको पैसे खूब अच्छे खासे मिल रहे हो, तो आपके लिए एक ये अलग जो है मतलब एक कंसाइडरेशन हो सकता है। देन if in other case a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security, ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि एक दूसरी जॉब है जिस जॉब में पैसे तो आपको कम मिल रहे हैं लेकिन आपको जो है बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है। और अनदर जॉब, एक और जॉब है यहाँ पर, however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family। और यहाँ पर एक और जॉब आपको बताई गई है जिसमें पैसे आपको अच्छे खासे मिलेंगे
लिए, लेकिन यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है किसी को भी, और साथ में यहाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम नहीं है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एक जॉब को अचीव करने के लिए बहुत अलग अलग यहाँ पर क्या है, ऑफ़र है। तो अब हर एक पर्सन जो है, किसी के लिए जो है पैसे ज़्यादा मायने रखेंगे तो वो उसको अचीव करेगा, ठीक है, जो लास्ट वाला यहाँ पे आपको जो शर्त रखी गई है। या फिर हो सकता है कि कोई है ये सोचता होगा कि हमको सिक्योरिटी ज़्यादा मायने रखती है और साथ में फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, तो वो सेकेंड वाले चूज़ करेगा, सेकेंड वाली अपॉर्चुनिटी को। तो इस टाइप से सबकी अलग अलग थिंकिंग होगी और बहुत सारे यहाँ पर क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो मान लीजिए किसी को सिर्फ कम पैसे में ही सुखी मिल रही है तो वो उसी से खुश है, या फिर हो सकता है कि जिसको जो है ज़्यादा काम करने पर अच्छे खासे पैसे मिल रहे हो तो वो उसमें खुश है, ठीक है। और ह्यूमंस में जो है फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनके जॉब की भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो पीपुल्स, एक पर्सन के लिए जो है क्या है, मिक्स ऑफ गोल्स है, ठीक है। सिर्फ केवल पैसा ही नहीं बल्कि वो और भी पॉइंट्स को देखेगा। It is a true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and security increases. तो अगर एक फीमेल की या वुमेन की बात करें तो अगर मान लीजिए कि वो बाहर काम करने में बिजी है और साथ ही वो घर के काम भी करती है, तो उसकी सोसाइटी में जो मतलब कि जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। However, it is also the case if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. तो यहाँ पर क्या है कि जो वुमेन है जो कि क्या कर रही है, काम भी कर रही है, तो उसके लिए क्या है, घर के कामों में भी लोग हाथ बटाएंगे और साथ में जो है उस जो बाहर वो काम करने जा रही है उसके लिए भी लोग क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे सेफ। लेकिन ऐसे वुमेन्स के लिए जो वो तभी वर्क करेंगी तो वो चूज़ करेंगे कि उनको इन्वायरमेंट सेफ मिले, अच्छे पैसे भी मिले, वहाँ का जो एरिया हो वो अच्छा हो, वो बहुत सारे पॉइंट्स को देखेगी और सारी चीज़ें अगर अच्छी हुई तभी वो जॉब कर सकती है। तो इसीलिए अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में allow more women to take up a variety of jobs और रन अ बिजनेस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वुमेन जो कि सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट को अगर अचीव कर ले, मिल जाए उसको, तो वहाँ पर वो वैरायटी ऑफ जॉब्स को क्या कर सकती है, टेक कर सकती है या फिर बहुत सारे बिजनेस को कर सकती है, अच्छे से बिजनेस को वो कर सकती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक वुमेन के लिए तो देखा जाए तो डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल्स होंगे। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ केवल एक प्रॉपर बेटर पैसे या इनकम को ही अचीव नहीं करना, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है लाइफ के लिए वो भी चीज़ों को क्या है वहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए डेवलपमेंट होगा। तो ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं बल्कि हर एक पर्सन के लिए होगा। हर एक कोई जो है अपने एक जॉब को पाने के लिए बहुत सारी पॉइंट्स को देखेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक जॉब को दिखा कर किया गया है, आप अपनी लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि एक ह्यूमंस की डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान जो एक पर्सन है वो डेवलप कर रहा है या करना चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। लेकिन अब हम पूरे एक नेशन की बात करते हैं, एक पूरे देश की बात करते हैं कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू अ नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ इट्स सिटीजन। तो नेशनल डेवलपमेंट ये बोलता है कि किसी पूरे नेशन के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपनी लाइफ को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। और दूसरा हो सकता है कि नेशनल डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली डेवलपमेंट बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो एक नेशनल डेवलपमेंट का मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किसी एक इंसान का डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर पूरे उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का पूरा जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक वो नेशन डेवलप नहीं करेगा। और आपको पता है कि एक कंट्री के अंदर सिर्फ केवल
उनके जो है एक ही डेवलपमेंट नहीं होंगी, बल्कि बहुत सारे डेवलपमेंट होंगी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो डेवलपमेंट को देखने के लिए होंगे। तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट में कहें तो आप लिटरेसी देखेंगे, मतलब साक्षरता देखेंगे कि कोई कितना पढ़ा है, एक देश में कितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वो देश उतना डेवलपमेंट माना जाएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, वहाँ पर कितनी अच्छी हेल्थ केयर हो रही है, ये भी देखा जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें किसी कंट्री में, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है उस कंट्री में, ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर इंक्रीज इन जीडीपी एंड जीएनपी, ये पॉइंट्स अभी आप देखेंगे, घबराइए नहीं, जीडीपी और जीएनपी क्या है ये भी हम देखेंगे। बस इतना समझिए कि ये एक नेशन के लिए डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक राष्ट्र, एक देश सिर्फ केवल एक इंसान से डेवलप नहीं करता है, बल्कि पूरे देश में जितने लोग हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो नेशन उतना ही डेवलप करेगा। और उसके अंदर जो है डेवलपमेंट के कई सारे पॉइंट्स होंगे। सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान या मान लीजिए पूरे देश के लोगों का अगर केवल साक्षरता ही अच्छा हो गया, सभी पढ़े लिखे हो गए, तो और उनके पास जॉब नहीं है, तो क्या वो डेवलप है? वो कंट्री नहीं होगी। क्या सिर्फ पढ़ने से ही थोड़ी होता है, उस पढ़ने का यूज़ भी होना चाहिए, अच्छी जॉब भी होनी चाहिए। या फिर अगर कोई एक नेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लोगों के पास है, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भी हम नहीं कह सकते कि वो डेवलप है, ठीक है। तो मतलब डेवलप के व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। तो अब हम यहाँ पर यही चीज़ देखने जा रहे हैं कि अलग अलग देशों को, अलग अलग राज्यों को ये कैसे देखकर आप कहेंगे कि वो डेवलप है, कैसे कंपेयर करेंगे आप कि ये कंट्री डेवलप है और ये वाली नहीं। क्यों? ऐसे ही होता है ना कि अगर क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक पढ़ने में वीक है, एक स्ट्रांग है, पढ़ने मतलब इंटेलिजेंट है, तो आप कैसे कहते हैं कि वो वीक है और कैसे कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है? क्यों? इंटेलिजेंट वाला सारे आंसर्स दे देता है एंड जो वीक होता है वो आंसर नहीं दे पाता, तभी तो आप कहते हैं। तो आप कंपेयर ही तो करते हैं। तो यहाँ भी हमें एक कंपेयरिंग ही देखनी है कि एक डेवलपमेंट जो है वो कंट्रीज़ और स्टेट्स के लिए कैसे होता है, ठीक है। तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। जब हम कंपेयर करेंगे तो कुछ वहाँ पर क्या है, सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलेंगी और कुछ डिफरेंसेस भी। सो द रिजल्ट डिपेंड्स of the purpose of comparing. For comparing countries, their income is considered to be the मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि जब कभी किसी यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने जो है एक कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम से लगाया था कि वहाँ पर जितने ज़्यादा लोग इनकम करेंगे वो कंट्री उतनी ही डेवलप होगी। लेकिन क्या इनकम ही सब कुछ है? तो ऐसा नहीं है। अभी आप इस पॉइंट को भी देखेंगे। तो नेशनल इनकम की बात करें, ये आपका जो है क्योंकि सबसे पहले कहा गया था कि इनकम से ही देख करके बताना है कि वो कंट्री कितनी डेवलप है। तो द सम ऑफ ऑल इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम, डैट इज टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। यानी कि एक देश में जितने लोग हैं, कितना इनकम कर रहे हैं, वो सारे मिला करके ही क्या बनता है, एक नेशनल इनकम बनता है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे नोट कर लेना है, ठीक है। तो एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि वन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज नोन एज पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। तो फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं कि पूरे कंट्री को मिला के कितना इनकम है और उस कंट्री में कितने पॉपुलेशन है। इसी टाइप से स्टेट्स का भी आप निकाल सकते हैं। तो ये है पर कैपिटा इनकम निकालने का एक मेथड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक यूजेस एवरेज इनकम टू मेक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो है सबसे पहले डेवलपमेंट को डिसाइड करने के लिए पहला पॉइंट रखा गया कि वहाँ के लोगों की इनकम कितनी है। जिस भी कंट्री में जितने ज़्यादा इनकम निकल के बाहर आएगी, नेशनल इनकम जब काउंट होगी और वो जितनी ज़्यादा होगी, कहा जाएगा कि वो कंट्री उतना ही ज़्यादा क्या है, डेवलप है। और ये बात जो है सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो यही है जिसने ये क्या किया था कि क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के
या डिफरेंट कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को, तो वहाँ का एवरेज इनकम जितना ज़्यादा होगा वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक ने। बट वर्ल्ड बैंक की भी लिमिटेशन है, क्या है कि इट गिव्स नो आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री। अब आप मान लीजिए कि किसी कंट्री में हमने पूरी कंट्री के लोगों की इनकम को ऐड करके वहाँ पर दिखा दिया कि इसकी इनकम क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई हो सकता है कि लाखों कमा रहा है, कोई हो सकता है कि सिर्फ 10-12 हज़ार कमा रहा है। तो यहाँ पर लाख और 10-12 हज़ार को मिला देंगे तो तब ज़्यादा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन, यहाँ पर क्या है, क्या सभी लोग लाखों कमा रहे हैं कि सभी लोग जो है कितना कमा रहे हैं। तो अगर एवरेज इनकम की हम बात करें तो उससे ये तो पता चल जाएगा कि पूरी कंट्री की इनकम कितनी आ रही है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि उस कंट्री का हर एक पर्सन कितना कमा रहा है। मेन तो ये भी देखना ज़रूरी है ना, क्योंकि जब तक हर एक राष्ट्र का, हर एक नेशन का एक एक पर्सन डेवलप नहीं करेगा तब तक उस नेशन को कहना चाहिए तो वो डेवलप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिमिटेशन है वर्ल्ड बैंक की, या कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है ये जो इसने डिसाइड किया कि पूरे एवरेज इनकम को देख करके आप कह रहे हैं कि वो कंट्री क्या है, डेवलप है, तो ये गलत है, ठीक है। हर एक पर्सन की डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखनी चाहिए कि एक पर्सन कितना कमा रहा है या उस फैमिली की इनकम कितनी है। पर्टिकुलर एक एक फैमिली की इनकम को जब तक नहीं काउंट करेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा उस कंट्री का। तो इसीलिए जो है इसको जो है क्लियर करने के लिए है यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम डेवलपमेंट। इसने क्या कहा, यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसने अपनी एक मतलब कि ह्यूमंस की डेवलपमेंट एक रिपोर्ट निकाली और उसने कहा कि यहाँ पर सिर्फ पैसे से ही डेवलपमेंट नहीं देखना, बल्कि उनके हेल्थ से भी देखना है, वहाँ के कितने लोग एजुकेटेड हैं ये भी देखना है, और वहाँ पर हर एक पर्सन का इनकम कितना है ये भी देखना है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी compares countries based on educational levels of the people, health care states, their health status and per capita income। ओके, ये चीज़ आप क्लियर कर लिए होंगे कि यूएनडीपी जो है वो इस चीज़ को जो है ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा है कि एक दो नेशंस को या दो कंट्रीज़ को आप कैसे डिफ़र करेंगे डेवलपमेंट के फॉर्म में, या एक कंट्री कितनी डेवलप है ये कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए एजुकेशन लेवल भी देखना होगा, प्लस वहाँ पर जो लोगों का हेल्थ केयर है कितना अच्छा है वो भी देखना होगा, और पर कैपिटा इनकम भी देखना होगा। सिर्फ केवल इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉड बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है अपनी स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने कहा कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पर कैपिटा इनकम इज़ यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी आप पढ़ चुके हैं कि उसने पर कैपिटा इनकम को जो है क्लासीफाई करने के लिए यूज़ किया है दो कंट्रीज़ को, ठीक है, कि ये कंट्री का पर कैपिटा इनकम जितना ज़्यादा होगा वो कंट्री उतनी डेवलप होगी। तो इसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12056 यानी कि 12,056 पर एनम और अबव इन 2012 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। यानी कि इनके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक देश उतना डेवलपमेंट होगा या उस देश को रिच कंट्री तब कही जाएगी जब उसका जो है पर एनम या कह सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होना चाहिए, 12,056 पर एनम या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो कंट्री क्या होगी, रिच कहलाएगी। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जिस कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो $995 से तक होगा या उससे भी कम होगा तो वो कंट्री क्या होगी, लो इनकम कंट्रीज, या फिर कह सकते हैं कि पुअर कंट्री होगी। जैसे रिच कंट्री की बात है वैसे ही पुअर कंट्री की बात है, लेकिन जो इंडिया है वो इनके बीच में आता है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम, ठीक है, यहाँ पर लो तो है लेकिन कैसा है, मिडिल इनकम है, यानी कि लो के ऊपर है लेकिन रिच के क्या है, नीचे है। तभी तो कहते हैं कि इंडिया जो है वो विकासशील देश है, विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है वो, बल्कि क्या है, डेवलपर है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है।
low middle income countries because its per capita income is 12 in 2012 was just US dollar 1530 पर एनम। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक ने ये देखा कि इंडिया में जो मतलब पर कैपिटा इनकम था वो 2012 के अकॉर्डिंग क्या था 1530 पर एनम था, जबकि जो अदर रिच कंट्रीज़ की अगर कंपेयरिंग देखी गई तो 2012 के अकॉर्डिंग 2012 के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर कैपिटा इनकम था वो कितना US डॉलर था 12,056 पर एनम था, या उससे ज़्यादा भी था। ठीक है, जिसका इससे ज़्यादा या इतना होगा वो रिच होगी, जिसका 995 से कम होगा या 995 भी होगा तो भी वो कंट्री क्या होगी, पुअर कंट्री होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको GDP और GNP के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इससे फुल फॉर्म में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है कि सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज GDP। तो सिर्फ केवल पैसे ही नहीं बल्कि जितने भी गुड्स हैं, सामान है और सर्विसेज हैं, उन सभी को क्या करना है, काउंट करके जो है यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकाला जाता है। ठीक है, एक कंट्री में। तो GNP जो होता है वो क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सम ऑफ ये भी जो है GDP की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें बस अंतर ये है कि एक मतलब इंडिया या सपोज एक कंट्री के अंदर जितने लोग इनकम कर रहे हैं उनकी मतलब काउंटिंग को GDP कहेंगे, उसमें जो गुड्स और सर्विसेज है उनकी काउंटिंग को हम GDP कहते हैं। बट क्या है कि जिस कंट्री में देश के अंदर और देश के बाहर जितने लोग रह रहे हैं उन सभी की काउंटिंग जो है सम मतलब गुड्स और सर्विसेज की जो काउंटिंग है उसे GNP कहते हैं। आप नहीं समझे होंगे तो फिर समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए इंडिया में आपको पता है कि सभी लोग इंडिया में नहीं रहते हैं, बहुत से लोग इंडिया से बाहर जाकर भी काम करने जाते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास भी बहुत से लोग होंगे। ठीक है, कुछ लोग अमेरिका चले जाते हैं लेकिन वो रहते तो इंडियंस ही हैं। कुछ लोग जो है कहीं दुबई या कहीं भी चले जाते हैं जहाँ पर उनको अच्छी इनकम मिल जाती है, बट उनका जो मेन है वो इंडिया ही है, वो इंडियंस है। तो वो वहाँ जाकर कमा रहे हैं, तो वहाँ से जाकर कमा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर जाने के बाद भी वो है तो इंडियंस ही ना, तो उनकी भी वो काउंटिंग जब हो जाए तो उसे हम GNP कहते हैं। और GDP में सिर्फ केवल उतने लोगों की काउंटिंग की जाती है, उतने लोगों के पैसों की काउंटिंग की जाती है जो सिर्फ इंडिया में रहकर कमाते हैं। और यहाँ GNP में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही काउंटिंग की जाती है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं और जो चीज़ें मतलब इंडिया में मतलब इंडिया से बाहर जा रही हैं वो भी पैसा ही लेकर आएंगे, और जो इंडिया में है उनकी भी बात की जा रही है, तो सब मिलाकर GNP बन जाता है। यहाँ पर कुछ एक कंपैरेटिव मतलब डाटा दिया गया है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कई पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और यहाँ पर आपको यहाँ नेट अटेंडेंस रेशियो ये पढ़ने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम टर्म्स यूज इन टेबल, पहले आप इसे समझेंगे तभी आप इन पॉइंट्स को समझ पाएंगे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जो मतलब ये इंडिकेट करता है द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ 1000 होगा, 100 नहीं, 1000 लीव चिल्ड्रन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। यानी जो 1000 बच्चों के बीच में यहाँ पर एक साल में कितने बच्चे मर रहे हैं उनकी बात की जा रही है, जो 1 साल से छोटे हैं। ठीक है, उन सब बच्चों की बात की जा रही है कि पैदा होने के बाद से लेकर के 1 साल तक के अंदर में कितने ऐसे बच्चे हैं 1000 बच्चों में जो कि क्या कर रहे हैं, डेथ कर जा रहे हैं। यहाँ पर उसी को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि साक्षरता दर, 1000 लोगों में कितने लोग क्या है, साक्षर हैं। जैसे मान लीजिए आपके आसपास 1000 लोग हैं, उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। तो मान लीजिए कि 500 लोग हैं तो वहाँ लिटरेसी रेट आप निकालेंगे 500 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही होता है। ठीक है, नीचे जो है डिवाइड में हमेशा टोटल को रखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये है नेट अटेंडेंस रेशियो भी निकाला गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 1000 बच्चों में जो है वो 25 बच्चे हर साल क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। ये रिपोर्ट है 2012 की और ये रिपोर्ट लिटरेसी है 2011 की। ठीक है, रिपोर्ट्स को आप ध्यान रखिएगा, ये पुरानी रिपोर्ट्स हैं, अभी का कुछ जो है दूसरा यहाँ पर होगा। या अब जो है इंडिया और डेवलप कर चुकी है तो अब जो लिटरेसी रेट बढ़ चुका है और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या हो चुका है, वो कम हो गया है। कम होने का मतलब अब कम बच्चे डेथ करते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जिंदा ही रहते हैं। और केरला की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 1000 बच्चों में 12 बच्चे जो हैं वो डेथ कर जाते हैं पैदा होते ही तुरंत। और बिहार में देखा जाए तो 43 बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं 1000 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छी यहाँ पर जो है रिपोर्ट मतलब केरला की है। यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं मरते हैं, 12 बच्चे ही डेथ किए हैं 2012 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 82 है, यानी कि 1000 लोगों में सिर्फ केवल 82 लोग जो हैं वो क्या है, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और केरला में देखा जाए तो 1000 लोगों में सिर्फ 94 एंड बिहार में देखा जाए तो सिर्फ 62। तो सबसे अच्छी रिपोर्ट देख रहे हैं तो आप केरला की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज या एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स, 14 से 15 ईयर्स के बीच के जो बच्चे हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं या छोड़ चुके हैं। तो जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं ये उसके बारे में बताता है नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब एक बच्चा 14 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं वो कितने ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में 64 है, केरला में 78 है एंड बिहार में 35 है। तो यहाँ पर जो है लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो सबसे अच्छा केरला का है। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो उसमें भी केरला आगे है। जबकि यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर क्या है, उसमें भी केरला क्या है, मतलब बिहार क्या है, सबसे मतलब आगे है। ठीक है, और लिटरेसी रेट की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि मतलब यहाँ लिटरेसी रेट फाइन कैसे करते हैं कि जब आपको पता है कि जब क्या होता है, जनगणना होती है। ठीक है, लोगों के घर में जा जाकर पता किया जाता है। तो जो 7 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो मतलब कितने तक पढ़े हैं या कितना पढ़े लिखे हैं उसको काउंट करके ही यहाँ पर लिटरेसी रेट निकाला जाता है। और 1000 लोगों के बीच का एक रेशियो बनता है, फिर देन 1000 का, फिर 1000 का, फिर 1000 का। तो जब 1000 कंप्लीट हो जाता है फिर इसमें टिक करते हैं कितने लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है इतने घर में, तो इस तरह से लिटरेसी रेट काउंट की जाती है। तो ये क्या है, एक डाटा दिया गया है कंपेरेटिव कि यहाँ पर कैसे जो है लोगों का मतलब एक डेवलपमेंट देखा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छा जो है ज़्यादातर केरला के लोग जो है वो डेवलप किए हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब एक कंपेरेटिव डाटा है। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर। जनरली क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को जो है पैदा होते ही अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिलती है, इस वजह से भी वो क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। या हो सकता है कि बहुत से बच्चों को जो है मतलब मान लीजिए 14 से 15 साल के हो जा रहे हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, उनको जो है बिजनेस में लगा दिया जाता है या फिर घर के काम काजों में और लड़कियों को लगा दिया जाता है। तो क्या है, वो स्कूल जो है छोड़ देती हैं। लड़के जो हैं वो घर का हाथ बटाने लगते हैं, यानी पैसे वगैरह कमाने लग जाते हैं, तो वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये सारे जो हैं रीजंस हो सकते हैं बच्चों के स्कूल छोड़ने के। ठीक है, और लिटरेसी रेट भी इस तरह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ की, यानी जो पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये क्या है, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज़। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट से लोगों को मिलती हैं। ठीक है, मिलती क्यों है, रीज़न ये है क्योंकि एक एक पर्सन को देने से अच्छा है कि एक पूरे पर्टिकुलर एरिया में उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए वो चीज़। ठीक है, जैसे यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस होता क्या है, इट इज़ एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम विच इज़ स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच subsidized food and food items are distributed by the government to poor। यहाँ होता क्या है, आपने जनरली देखा होगा, जैसा कि अभी आपको मैं डायग्राम से दिखाती हूँ। ये चीज़
आपने देखी हो कि राशन का जो मतलब कि वितरण होता है ना, जो राशन लोगों को बांटा जाता है, ये उसी की बात की जा रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। कि ज़्यादातर लोगों के पास क्या होता है कि खाने की कमी होती है, सभी के घर में खेती नहीं होती है। बहुत से गरीब लोग हैं जिनको अनाज चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रोवाइड किया है। तो ये उसी की बात की जा रही है यहाँ। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि पब्लिक डू नॉट फेस फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम व्हेन पीडीएस शॉप्स वर्क इन अ फेयर मैनर। ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर पब्लिक को अगर खाना जो है वो कम कब नहीं पड़ेगा, जब उनको प्रॉपर जो है अच्छा जो है वहाँ से अच्छा राशन मिल जाए। ठीक है, राशन की दुकान पर जो है मतलब बिना किसी मिलावट के राशन मिल जाए। लेकिन आपको भी पता है कि ज़्यादातर जितने भी राशन वाले हैं वो क्या कर देते हैं, मिलावट करते हैं। लिख देते हैं कि उनको 10 किलो मिला है, बट मिलता उनको 8 किलो है या 7 किलो है। बाकी के वो खुद रख लेते हैं अपने पास, और लोग कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो लोग भी डरते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। देन यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं। जो अभी आपने टेबल देखा था, एक कंपेरेटिव डाटा, उसी की बात की जा रही है कि हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड दीज क्यूरिसल एरियाज। देखिए, यहाँ पर बोला गया कि जो महाराष्ट्र है वहाँ के लोगों ने ज़्यादा कमाया, ठीक है, कंपैरिजन टू केरला। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, the reason is money is your in your pocket can't buy all the goods and services that you may need to live well। यानी कि अगर कहा जाए कि महाराष्ट्र के लोगों का जो मतलब कि एवरेज इनकम है वो ज़्यादा है, बट वहाँ का लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। वहाँ पर क्या है कि बच्चे जो हैं बहुत जो पैदा होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, और वहाँ पर जो है 14 से 15 ईयर्स के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा स्कूलों को भी छोड़ देते हैं, यानी कि वो भी क्या है, इलिटरेट रह जाते हैं। तो ये जो है, भले ही वहाँ पर जो है पैसा उनके पास है, बट ये सारे पॉइंट्स तो नहीं है ना। इसीलिए कहा गया है कि मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अच्छी तरह से रहने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और भी पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, जैसे सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कम्प्लीटली adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। ठीक है, यानी कि पैसा से सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कांट buy you a population free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift a community that already has all these things। यानी अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप जो है एक मतलब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, यानी कि प्रदूषण मुक्त आप इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। वो ये खरीदने वाली चीज़ थोड़ी है, ये तो जो है आपके जो है समझदारी से जो है वो होगी। ठीक है, या फिर अगर आपसे कहा जाए कि बिना मिलावट वाली अच्छी सी दवाई अगर आप खरीद लें, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो मिलावट कर चुके हैं वो बेचेंगे ही, तो ये भी पैसे से आप नहीं खरीद सकते। जिस दवाई में मिलावट हो गई है, चाहे आप कितने भी अच्छे पैसे दे दें, वो आपको मिली हुई मिलेगी। तो ये आपको क्या है कि तभी अच्छा मिलेगा जब आप उस चीज़ में खुद इन्वॉल्व होंगे, या आप खुद अफोर्ड करेंगे उस चीज़ में, उस जगह पे शिफ्ट होंगे जहाँ पर आपको मतलब वो चीज़ें अच्छी मिलेंगी। अदरवाइज़ जो है पैसे से आप सब चीज़ें नहीं खरीद सकते। ठीक है, क्योंकि जब तक आप जो है खुद आपके पास वो चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप जो है उतना डेवलप नहीं हो सकते। मनी may also not be able to protect you from infections less diseases unless the whole of your community takes prevention steps। ठीक है, यानी कि पैसे से आप जो है इन्फेक्शंस के जो बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं वो आप नहीं खरीद सकते हैं। जैसे अभी इस टाइम कोरोना चल रहा है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। कितने भी दुनिया के लोग हैं, ठीक है, सभी बहुत ज़्यादा अमीर अमीर बहुत से लोग हैं, बट वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो है इसका जो है कुछ भी एंटीडोट नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जब तक उसकी वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। और सिर्फ पैसे से ही वैक्सीन नहीं बनती, बल्कि इसके लिए वो नॉलेज चाहिए, और उस एरिया में
मतलब अपने आप को समझने के लिए उतना नॉलेज उनके पास होना चाहिए। ठीक है, हर कोई जाकर के कोरोना की वैक्सीन नहीं बना देगा, उसके लिए उसके पास उतने नॉलेज होने चाहिए। ठीक है, भले ही उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो आप ये चीज़ बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि सिर्फ पॉकेट में पैसे होने से ही सारी चीज़ों को आप नहीं खरीद सकते। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि जो मतलब सबसे आसान तरीका है कि जो लोगों को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो क्या करना चाहिए, कलेक्टिवली समूह में बना कर देनी चाहिए, जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। ठीक है, यानी कि 1 बाय 1 लोगों को देने से अच्छा है कि एक पूरा कलेक्शन करके लोगों को जो है अच्छे से वहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। होता क्या है, जैसे इट इज़ अ वे टू फाइंड नरिशमेंट लेवल इन एडल्ट्स। जो एडल्ट्स लोग हैं यानी कि जो अब ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर कितना नरिशमेंट है। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा ओवरवेटेड तो नहीं है या ज़्यादा उनके अंदर मतलब कि खाने पीने की कमी तो नहीं है। ये चीज़ों का कैसे पता लगाया जा सकता है, तो बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे आप अगर समझ जाएंगे तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एज इफ़ अ पर्सन और एडल्ट इज अंडर नरिश्ड और ओवरवेटेड, जैसा कि कोई एक पर्सन अंडर नरिश्ड और ओवरवेटेड है तो बॉडी मास इंडेक्स से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, BMI इज इक्वल टू वेट ऑफ अ पर्सन इन kg और स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। उस पर्सन का हाइट कितना है उसको स्क्वायर करना होगा और वो हाइट मीटर में, आप जैसे जनरली हाइट जो है आप सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, 156 कितना है या 168 170 जितनी भी हाइट है वो आपका सेंटीमीटर में ही काउंट होती है। ठीक है, देन उसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको जो है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप BMI निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो इंसान है उसका जो वेट है वो 80 kg है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हो गया, हैवी पर्सन है। ठीक है, और अगर उसका जो हाइट है वो मीटर में कितना है, 2 मीटर है, हाइट भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 × 2 मीटर आप इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 2 बार 2 राउंड में, यानी कि डबल मल्टीप्लाई ही होगा जो यहाँ पर हमने किया है। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि 80 से यहाँ पे ये 2 एक बार और कट होगा, देन यहाँ पे एक बार और कट होगा तो 20 आएगा। तो 20 kg पर mm या मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर नहीं है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 20 kg पर मीटर स्क्वायर ये इसका बॉडी मास इंडेक्स आया है। तो अब हम ये पता कैसे करेंगे कि ये अंडर नरिश्ड है या ओवरवेटेड पर्सन है। ठीक है, तो पहले एक चीज़ और बताती हूँ कि इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर ग्रोविंग चिल्ड्रेन। जो बच्चे धीरे धीरे अभी छोटे से हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप ये बॉडी मास इंडेक्स नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो 1 बाय 1 हर एक साल जो है ग्रोथ करेंगे, उनकी हाइट बढ़ेगी, उनका वेट बढ़ेगा। अभी वो जब तक एडल्ट नहीं हो जाते तब तक आप उसका BMI नहीं निकाल पाएंगे। तो अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि वो अंडर नरिश्ड है कि ओवरवेटेड, तो इफ़ BMI इज लेस दैन 18.5 पर्सन विल बी अंडर नरिश्ड। ओके, और इफ़ BMI इज मोर दैन 25 पर्सन विल बी ओवरवेटेड। तो यहाँ पर जो हमने अभी काउंट किया वो कितना आया है, 20 आया है। तो इसका मतलब वो पर्सन एकदम परफेक्ट है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो वो अंडर नरिश्ड है ना ही ओवरवेटेड है, बल्कि परफेक्ट पर्सन है। तो आप BMI अपना अपना काउंट करके बता सकते हैं। ठीक है, sustainability of development, it is a development in which we meet the needs of the present without harming the environment for future generation। देखिए, sustainability of development होता क्या है कि डेवलपमेंट का जो है धीरे से निर्धारण या डेवलपमेंट का निर्धारण कैसे होगा वो चीज़ आपको पता करना है। तो यहाँ पर क्या है कि बिना प्रेजेंट को हार्म पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लेना ही क्या है, डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसाइडरेशन विथ फ्यूचर एंड नेचर। ठीक है, मेनली देखा जाए तो ये फ्यूचर और नेचर के साथ का क्या है, एक कंसाइडरेशन है, यानी कि आप ऐसा डेवलपमेंट जो कि क्या है, आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, तो एक तरह का वो डेवलप
डेवलपमेंट ही है, ठीक है। जो चीज़ आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। और साथ में जो है यहाँ पर नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि आप चीज़ों को, जैसे आप मान लीजिए पैसा कलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि नेचर को तो नुकसान नहीं हो रहा और साथ में ये पैसा आपके फ्यूचर के लिए भी हो जाएगा, तो वो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कुछ वेज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के, क्या हैं। पहला है यूज़ रिन्यूएबल प्रोसेसेस लाइक इन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल वाटर एक्सेट्रा। यानी कि आप जो है अपनी डेली लाइफ में या फिर जो रिन्यूएबल यानी जो चीज़ दोबारा यूज़ की जाएगी वैसी एनर्जी, वैसा इलेक्ट्रिसिटी, वैसा वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होगा, ठीक है। यानी जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग जो है सन जो है लाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कि ऐसा यूज़ कर रहे हैं जैसे कि जो वाटर से डेवलप किया जा रहा है, और वाटर भी यूज़ कर रहे हैं तो जैसे कि रेन वाटर का यूज़ कर रहे हैं, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके यूज़ कर रहे हैं, या अंडरग्राउंड वाटर लेवल का यूज़ करके वाटर को अचीव कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सेव करके रख रहे हैं, तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ नेचर फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, यानी कि लोगों को का जो एक्सप्लोरेशन होता है, यानी कि जो विस्फोट कर रहे हैं उससे नेचर को क्या करना, बचाना भी क्या है, एक डेवलपमेंट है। नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है, यानी पॉपुलेशन भी इंक्रीज ना हो और इन्वायरमेंट भी क्या हो, अच्छा रहे, वही चीज़ क्या है, एक भी वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उसको अचीव करने का एक प्रोसेस है, एक वे है ये। और यूज़ अंडर ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, यहाँ पर जो है वाटर को भी क्या है यूज़ करना, ठीक है, उसको बहुत ही लिमिट में यूज़ करना, क्योंकि आप जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए भी सेफ रखना है, तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ग्राउंड वाटर को यूज़ करना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। एंड रेन वाटर जो होता है उसको सेव करके रखना भी क्या है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो मतलब कि जो आपका माइंस वगैरह से जो निकलती हैं चीज़ें, उसे भी क्या है कि मतलब कि यूज़फुली जो है अच्छे से यूज़ करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, वो भी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। Development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economics, philosopher and other social scientists are working together. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स हैं, फिलोसफर्स हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, ये सभी मिल कर के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अलग अलग काम करने से नहीं बल्कि मिलकर काम करने से ही होगा। सबके आइडिया को जो मिक्स कर देंगे तब जाकर क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो इस वीडियो में जो है हमने आज डेवलपमेंट के बारे में देखा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है मेनली देखा जाए तो बस ऐसा डेवलपमेंट जो विदाउट फ्यूचर मतलब विदाउट नेचर को हार्मफुल किए अपने फ्यूचर को सेव करना, ठीक है, तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आज के वीडियो में आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो आपको या जो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे एक बार में ही बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और डाउट हो तो दोबारा देख लीजिए, और पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी कवर कर सकते हैं, जो कि बोर्ड के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।